हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। सो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लाइट के बारे में ना। तो लाइट वो आती है कहाँ से? सन से आती है, और सन कहाँ पे? आवर सोलर सिस्टम में। सो हम उसी बारे में सब पढ़ेंगे चैप्टर में। सो हम पढ़ेंगे स्टार्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, स्टार्स कितने कितने बड़े हो सकते हैं, क्या कोई स्टार सन से बड़ा हो सकता है। और हम पढ़ेंगे कुछ मेंबर्स के बारे में जो सोलर सिस्टम में है, लेकिन उनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो देखिए, सोलर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये सब, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको सन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको मरकरी दिख रहा है, वीनस दिख रहा है, अर्थ दिख रहा है ना, छोटा सा आपको ये दिख रहा है मून, है ना। सो अर्थ का तो मून है हाँ, लेकिन बाकी सब प्लैनेट्स का भी मून है, लेकिन यहाँ पे उसको शो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एंड यहाँ पे आ गया हमारा मार्स। एंड ये हमारी एस्ट्रॉइड बॉल, सॉरी, बेल्ट है ना। सब जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे रॉक होते हैं ना, सबको ये लगता है कि यहाँ पे रॉक होते हैं, पत्थर चट्टान होते हैं ना, ये सब होते हैं। और यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब तो आपने नॉर्मली, मतलब सबने पढ़ा है आपने कॉमनली, है ना। सो देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग तो आप समझ जाओगे सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून्स एंड मेनी अनदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। देखिए, जैसे कि हमारा जो जितने हमारे स्पेस में जितने भी चीज़ें होंगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो मून हो, या फिर कोई और भी ऑब्जेक्ट है, तो उन सबको हम कहेंगे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल क्या है? स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गए। इसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल इसका डेफिनेशन, ठीक है। समझ गए ना? मतलब अगर आपसे कोई पूछेगी सेलेस्टियल बॉडी का एग्जांपल बताओ, तो ये तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि इसका एग्जांपल क्या है ना। जैसे कि क्या पढ़ा हमने? द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द मून्स एंड मेनी अदर्स ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। जितने हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, ये सब हमारी क्या एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या फिर सेलेस्टियल बॉडीज है ना। ये सब तो हो गया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या फिर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। सो एस्ट्रोनॉमी, जो सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। मान लीजिए हम कि मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ, हाँ, एक एस्ट्रोनॉट हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने बस उनको कहा कि मुझे स्पेस में भेज दो, मैं एस्ट्रोनॉट बन गया। ऐसा नहीं, मुझे सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेलेस्टियल बॉडी मतलब मुझे प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, मून के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये सब कैसे कैसे हैं, इनमें क्या क्या काम करते हैं, इनमें क्या एटम्स हैं, इनमें क्या लिक्विड्स हैं, इनमें क्या फॉर्म है, इनमें क्या वाटर एग्जिस्ट करता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो इन सब की पढ़ाई को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एसोसिएट फिनोमिन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ाई जो करता है, सॉरी, जो पढ़ाई होती है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एंड जो वो पढ़ाई कर, और जो अगर मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हाँ, अगर मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सन के बारे में, मरकरी के बारे में, हाँ, ये सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं एक एस्ट्रोनॉट कहलाऊंगा, ठीक है। जो इन सबको पढ़ता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। और जो वो पढ़ता है बुक कॉपी किताब में, हाँ, वो हमारी होती है एस्ट्रोनॉमी। देखिए, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, मतलब इन दोनों में से कुछ भी। पहले हम मून के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में हमारे पहले ये टॉपिक दिया, ठीक है, मून के बारे में। फेजेस ऑफ मून, आपने नोटिस क्या होगा, जब आप देखते हो कि रात में चांद को, कभी चांद छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, तो हाँ बोलोगे हाँ ऑफकोर्स सी बात है, वो तो बड़ा होगा, छोटा होगा। लेकिन वैसा होता, वो करता क्यों है ऐसा? वो कुछ उसके रीजन तो कुछ रीजन होना चाहिए उसके लिए, कुछ करने के लिए वैसा करता क्यों है? आप बोलो कि हाँ यार वो मूव करता है यहाँ से वहाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो मून की होती है उसकी एक्चुअल लाइट होती है क्या? मून की सही में खुद की लाइट होती है? नहीं, खुद की लाइट नहीं होती मून की। आप, मैं जानता हूँ आधे लोग जानते होंगे और आधे नहीं जानते होंगे। मून की खुद की लाइट नहीं होती। वो जितनी भी लाइट होती है वो हमारी किसकी होती है? सन की होती है ना। सो हम जितना मैंने आपको बताया ना, अभी क्वेश्चन पूछे जितने मैंने आपको आंसर बताया, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम अभी पढ़ेंगे मून के बारे में। लेट्स स्टार्ट अवर दिस टॉपिक, फेजेस ऑफ मून। याद रखना यहाँ पे जो है ना, ये वेरियस
ये एस एस गलत हो गया, ठीक है। यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ पे एक और ऐसा आएगा, ठीक है, समझ गए ना आप। Phases of moon, the various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of moon. हम जितने भी phases of moon देख मतलब फेज के हम जितने भी शेप्स देखते हैं पूरे एक मंथ में, हाँ, उसे हम कहते हैं phases of moon. phases of moon मतलब उसके, देखिए मान लीजिए एक मंथ में मान लीजिए, हाँ, कभी मून हमारा कभी मून हमारा ऐसा है, कभी वो थोड़ा और बड़ा हो गया, कभी पूरा हाफ हो गया, एंड देन वो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा बड़ा हो गया, एंड देन वो पूरा गोल हो गया। तो ये सब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मैंने पूरे एक मंथ में देखी है। तो ये क्या कहलाएगा मेरे लिए, ये मेरे लिए कहलाएगा फेजेस ऑफ मून, ठीक है। आप जितने भी देखते हो मून के फेजेस, मतलब जितने भी देखते हो शेप मून के हर दिन, हाँ, हर दिन चेंज होता है, ठीक है, याद रखना वो हर दिन चेंज होता है। आप नोटिस करना कभी, हाँ, वो हर दिन चेंज होता है, तो उससे हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The day on which the whole disk of moon is visible is known as a full moon day. फुल मून डे सब जानते हो, फुल मून डे क्या होता है, जिस दिन हमको पूरा मून ऑफ डिस्क दिखता है। हम तो डिस्क क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि डिस्क भी ऐसे दिखता है और मून भी ऐसे ही दिखता है ना। मून डिस्क मतलब पूरा सर्कल मून का है ना, ये दिख रहा है आपको मून, है ना। तो जिस दिन हमें जिस दिन हमें मून का पूरा शेप, पूरा सर्कल शेप दिखेगा, डिस्क की शेप में दिखेगा, उस दिन को हम कहेंगे फुल मून डे। नेक्स्ट पॉइंट, द 15th डे ऑफ द मून इज नॉट विजिबल। याद रखना, आप देखना एक मंथ में, हाँ, आप कम से कम 15 डेज तो एटलीस्ट इनको नोटिस कर सकते हो ना, 1 to 15 डेज। आप जब फर्स्ट डे को देखोगे, हाँ, तो मून उस दिन धीरे धीरे नया उग रहा होगा, मतलब वो मान लीजिए लास्ट मंथ के, सॉरी, लास्ट मतलब पिछले महीने के आखिरी दिन, हाँ, आपको मून नहीं दिखा होगा। एंड देन जब आप जो नया मंथ आया है उसमें जब देखोगे तो मून हल्का हल्का आपको दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। वो हल्का हल्का आपको दिखेगा, एंड देन वो ऐसे करते करते वो इतना मोटा दिखेगा, फिर ऐसे करते करते वो आपको दिखेगा, है ना। तो 15 डेज तक नोटिस करना, जो द डे ऑफ मून विच, सॉरी, ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल। 15 डे हमारा जो मून है ना वो विजिबल नहीं होगा। आप इसे खुद नोटिस कर सकते हो। आप 15 डे एटलीस्ट आप रात को टहलने जाओ तो आप नोटिस कर सकते हो स्काई की तरफ, रोज देखना आप स्काई को। देन आप देखोगे 15th डे, मंथ की 15th डे, हाँ, आपको मून विजिबल नहीं होगा। और इसी डे को हम कहते हैं न्यू मून डे। और आप बोलोगे कि यार न्यू मून डे कैसे, जब यहाँ कोई मून ही नहीं है तो इसे न्यू मून डे कैसे बोल सकते हैं। उस दिन क्या होता है, उस दिन क्या बोलते हैं, शुरुआत होती है न्यू मून डे की। उस दिन हमारी न्यू मून डे की शुरुआत होती है। और जिस दिन हमारा, देखिए, ये हमारी क्या है, एक दिन बिल्कुल खाली है, मान लो ये बिल्कुल खाली है, ये बिल्कुल मून नहीं है यहाँ पे। तो देन आप नोटिस क्या करोगे, देन नोटिस क्या करोगे, जिस दिन हमारा मून नहीं होगा ना, उसे हम कहते हैं न्यू मून डे। क्यों, उसे हम नो मून डे भी बोल सकते हैं और न्यू मून डे भी सब बोल सकते हैं, लेकिन हमें उसे मेनली न्यू मून डे बोलना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि उस दिन आरंभ होता है, ठीक है, मतलब उस दिन स्टार्टिंग होती है न्यू नई मून की उगने की, ठीक है। उसे हम हिंदी में उगना बोलते हैं, है ना। उस दिन न्यू मून हमारा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम उसे न्यू मून डे बोलते हैं। अपने दादी दादा या फिर पेरेंट्स से पूछोगे उसे हम न्यू मून डे क्यों बोलते हैं, तो वो भी आपको यही बोलेंगे क्योंकि उस दिन हमारी स्टार्टिंग होती है नए मून के उगने की, इसलिए हम उसे बोलते हैं न्यू मून डे। The next day, only a small portion of moon appears in the sky known as the crescent moon. और देखिए जिस दिन हमारा न्यू मून डे, याद रखना, न्यू मून डे जिस दिन हमारा होगा, उसके अगले दिन आपको बिल्कुल हल्का सा पार्ट दिखेगा मून का, बिल्कुल हल्का सा, वो भी आपको इस शेप में थोड़ा दिखेगा ना। सो उस मून को हम कहते हैं क्रिसेंट मून। सो उसे हम कहते हैं क्रिसेंट मून। अब आप सबको पता होगा ये फैक्ट, लेकिन ये बुक में दिया था इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है यहाँ पे। जो फर्स्ट पर्सन था जो हमारे मून पे लैंड हुआ, वो थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, जिन्होंने अपोलो 11 से ट्रेवल किया था, ठीक है।
सो मेरी मैम ने मेरे को बताया था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एक एक कोई पर्सन थे, मेरे को उनका अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो भी उनके साथ गए थे। तो होता है ना कि स्पेस मिस मतलब स्पेस सेंटर सब कुछ हो जाता है कंफर्म कि हाँ कि स्पेस अभी मतलब स्पेस को इस टाइम लैंड होना है, हाँ। तो वो मतलब जितना होता है शेड्यूल, हाँ, कि मून पे जाके वो लोग क्या क्या करेंगे, हाँ, तो वो सब बन चुका था। और उस शेड्यूल के मुताबिक, हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसका जो एक और साथी था, दोनों को एक साथ पैर रखना है। लेकिन क्या हुआ, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा जो एक और आदमी था, वो उसको थोड़ा फियर हुआ कि मून पे पैर रखूंगा तो क्या होगा, उसको मतलब थोड़ा डर लगा। तो इसलिए क्या हुआ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा वो दिल के मजबूत थे, मतलब दिल के बहुत वो थे स्मार्ट। उन्होंने पहला पैर रख दिया, और याद रखना हमेशा जो भी रखता है पहला पैर उसी का नाम रहता है। तो इसीलिए हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम रहा, वरना अगर दोनों साथ पैर रखते तो दोनों का नाम ही स्लाइड में मेंशन होता या फिर पूरी हिस्ट्री में मेंशन होता। तो इन शॉर्ट जो फर्स्ट पर्सन जो हमारे मून पे थे वो थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो भी जुलाई 21 1969 को एक थे वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो जिनका मिशन सक्सेसफुल हुआ और वो मून पे सक्सेसफुली लैंड हो गए, फर्स्ट टाइम, याद रखना फर्स्ट टाइम। और उनके बुक में आपको एक मून पे लिखा होगा उनके जूतों का, शूज का एक डिजाइन लिखा होगा ना, पैच, आप देख सकते हो बुक में। अब देखिए फेजेस ऑफ मून एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में, सोशल लाइफ में। कैसे मतलब सोशल लाइफ मतलब धार्मिक लाइफ यहाँ पे कहने का मतलब है। जो अगर दिवाली आपने नोटिस किया कि दिवाली का डेट चेंज क्यों होता है, और ईद का जो डेट है वो चेंज क्यों होता है, वो फिक्स क्यों नहीं रहता क्रिसमस की तरह, या फिर फिक्स क्यों नहीं रहता किसी और डेट की तरह। बिकॉज इसीलिए क्योंकि ये मतलब बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो मून पे आधारित होते हैं, मतलब मून पे उन डिपेंड रहते हैं कि मून अगर ऐसा, अगर मान लीजिए दिवाली को अगर कहा गया है कि दिवाली उसी दिन बनेगी जिस दिन न्यू मून डे होगा, हाँ, तो ऐसा नहीं कि दिवाली उस दिन बन जाएगी जिस दिन हमारा फुल मून डे होगा, नहीं, फुल मून डे वाली दिवाली नहीं बनेगी। दिवाली उसी दिन बनेगी जहाँ पे नो मून डे होगा, मतलब न्यू मून डे होगा, जहाँ पे मून उगने की स्टार्टिंग हो रही होगी। तो दिवाली उसी दिन बनती है। एंड ईद उल फितर किस दिन बनता है, जो जिसमें हमारा हल्का सा मून दिख रहा होता है, जिसमें हमारा बिल्कुल क्रिसेंट मून दिख रहा होता है ना, हमने पढ़ा था अभी, जिसमें बिल्कुल हल्का सा मून दिखेगा, हाँ, तो उस दिन कहेंगे क्रिसेंट मून। यानी क्रिसेंट मून के दिन ही ईद उल फितर बनता है। एंड ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स है जो बनते हैं मून पे डिपेंड रहते हैं कि अगर मून का शेप ऐसा रहा तभी वो मतलब तभी फेस्टिवल बनेगा, वो उसी दिन फेस्टिवल बनेगा। है ना, समझ गए ना आप कि जो जिस दिन हमारा न्यू मून डे होगा उस दिन दिवाली होगी, एंड जिस दिन हमारा क्रिसेंट मून होगा उस दिन हमारा ईद उल फितर बनेगा, है ना। बहुत सारे फेस्टिवल्स है, मैं उसे मेंशन कर सकता था, लेकिन आप सब उन सब रिलीजियस से हो, सब जानते हो कि ये ऐसा ऐसा होता है, सो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो फेजेस ऑफ मून क्यों दिखते हैं, वो अर्थ हमारा मूव तो करता है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन होगा ही कि फेजेस ऑफ मून क्यों दिखते हैं हमें। फेजेस ऑफ मून हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो मून है ना, हाँ, वो उसकी खुद की लाइट तो होती ही नहीं है। और जो क्या होता है वेरएज, देखिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत। देखो ये हमारा ये हमारा सन है, ये हमारा ऑर्बिट, ऑर्बिट सब जानते हैं, जहाँ पे प्लैनेट्स उसके रोटेट करते हैं ना। ये हमारा अर्थ है, और यहाँ पे मून है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये मून अर्थ से दूर मूव करता है, नहीं, ये अर्थ के आसपास ही मूव करता है। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम कहें तो मून भी हमारा सन के मून जो हमारा मून है वो सन के क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, सन का रोटेशन कर रहा है ना। अगर मान लीजिए ये भी तो गोल गोल घूमता है ना, हाँ, ये भी तो गोल गोल घूमता है, और ये भी अर्थ की गोल गोल घूमता है। अर्थ कहाँ गोल गोल घूम रही है, सन के। तो इन शॉर्ट या फिर इन शॉर्ट जो होगा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो हमारा मून है वो हमारे सन के भी गोल गोल घूम रहा है ना। तो हम आगे देखते हैं अपना एंड स्टार्स डू, सॉरी, देखिए फेज ऑफ मून इसलिए करते हैं क्योंकि जो मून होता है उसकी खुद की लाइट तो होती नहीं है, और जो सन होते हैं और जो अदर स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है। और
और हम मून को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो उस पे फॉल होती है, मतलब उस पे गिरती है, हाँ, ऑन इट्स गेट रिफ्लेक्टेड, और इसी वजह से क्या होता है, सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट कर रही है, सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट कर रही है। इसी वजह से हम मून को देख पाते हैं, और उसी रिफ्लेक्टेड लाइट को हम देख पाते हैं, हम कहते हैं देखो मून मतलब मून दिख रहा है हमें, इसी वजह से। और आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जब धूप होगी लेकिन हल्की हल्की धूप होगी, मतलब हाँ बादल बिल्कुल, मतलब मौसम बिल्कुल क्लियर होगा और धूप बिल्कुल तेज होगी, तब भी आपको मून दिखता है ना, मून आपको दिखता है उस टाइम भी, क्योंकि क्या हो रिफ्लेक्ट होता है, वो हल्की हल्की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। दिन के टाइम हमें मून इसलिए नहीं दिख पाता क्योंकि ब्राइट जो सन की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि वो उसकी ब्राइटनेस कि वो उसके रिफ्लेक्शन के आगे भी कुछ नहीं है, सन की खुद के रिफ्लेक्शन के आगे उसकी ब्राइटनेस कुछ नहीं है, इसलिए सन हमें दिख पाता है ना। कि आप देख सकते हो न्यू मून डे तब आएगा, हाँ, जब हमारा सन ऐसे जब सन हमारा ऐसे होगा, सन तो मतलब ऐसे जाता है, मतलब है ना, मून जब हमारे अर्थ अर्थ एंड सन के जो बीच में आएगा, तब हम उस समय कहते हैं न्यू मून डे। एंड वो धीरे धीरे घूम घूम के जब वो यहाँ पे आ जाता है तो हम उस समय कहते हैं क्रिसेंट मून डे। एंड जब वो यहाँ पे आ जाता है तब उसे हम कहते हैं हाफ मून डे। एंड जब वो यहाँ पे आ जाता है तो उसका भी एक नाम होता है, उसे हम कहते हैं विनिंग ग्लोबस मून मून, है ना। एंड जब वो बिल्कुल एंड देन क्या होता है, जब जब अर्थ जब अर्थ हमारा सन एंड मून के जब बीच में आता है, ये मून की क्या हो रहा है, ये अर्थ क्या है, इन दोनों के बीच में आया, इन दोनों के बीच में आया, तो इसी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें फुल मून डे दिख रहा है ना, इसकी लाइट यहाँ पे ये इसकी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इसकी लाइट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सो आप समझ गए ना कि कैसे कैसे होता है, आपको याद रखना है, आपको बस ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, बाकी आप सब समझ जाओगे, ठीक है, याद रखना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखने से प्लीज। अब देखिए हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि मून की खुद की लाइट नहीं है, स्टार्स की लाइट होती है, सन की लाइट होती है, लेकिन ये मून का सरफेस होता कैसे है, देखते हैं मुझे भी। आप एक बार खुद से हल्का सा रीड करो, आप खुद समझ जाओ कि मून का सरफेस होता कैसे है। तो देखो, द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। जो मून का सरफेस है बहुत डस्टी होता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा धूल धूल होती है। एंड ये देख पा रहे हो जो आप ये दिख रहे हैं आपको शूज के निशान, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड उसके साथी की है, क्योंकि ये लोग मून पे गए थे तो मूव किया था, तो यहाँ पे बहुत डस्ट है। तो इस 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 पैच से पता चल रहा है कि यहाँ पे कितना डस्ट है, डस्ट होने की वजह से इनके इतने अच्छे से वो जूते के निशान आए ना, तभी तो इतने अच्छे निशान आए इनकी। और देयर आर मैनी कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, क्रेटर्स मतलब गड्ढे, ठीक है, यहाँ बहुत सारे क्रेटर्स है डिफरेंट साइज के। देखिए इस पिक्चर में, देखिए यहाँ पे एक क्रेटर है ना, एक क्रेटर तो हमें ऐसे ही मिल गया, एक क्रेटर यहाँ पे है, एक क्रेटर यहाँ पर भी है ना, मतलब हमको एक ही छोटी सी पिक में सा एक क्रेटर मिल गया, सोचो फिर यहाँ वहाँ पे रियलिटी में कितने सारे क्रेटर होंगे, तभी हमें मून इतना ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है ना। और यहाँ पे इट ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स एंड अ हाई माउंटेन्स, वहाँ पे बहुत सारे हाई माउंटेन्स भी है, अर्थ जितना हाई माउंटेन नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे माउंटेन्स है बड़े बड़े। द मून हैज नो एटमोसफेयर, मून के पास कोई भी एटमोसफेयर नहीं है और वहाँ पे कोई भी वाटर नहीं है। सो इन सब कंडीशंस को देखते हुए, हाँ, इन शॉर्ट वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अब द स्टार्स, मून की खुद की लाइट तो है ना, मतलब सॉरी 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 मून की खुद की लाइट तो नहीं है, लेकिन सन और स्टार्स की खुद की लाइट है। सन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं स्टार्स के बारे में। सो द स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, स्टार्स अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, मतलब वो एक ल्यूमिनस बॉडी है ना, वो एक ल्यूमिनस बॉडी। एंड हमारा मून क्या है, हमारा नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है। The sun is nearly 150 million kilometer away from the earth। जो हमारा सन है, हाँ, वो 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अवे द अर्थ, ठीक है, वो इतना दूर है हमसे, सोचो कितना दूर है। और आप सोच रहे हो कि उसकी लाइट हम तक कैसे पहुंच पाती है, मैंने आपको बताया था 13 चैप्टर साउंड चैप्टर में, या फिर पिछले चैप्टर में, जो लाइट है वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है एज थ्रू मीडियम, वो दोनों से ट्रैवल कर सकती है।
सेकंड पॉइंट देखते हैं, द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी। जो हमारा सबसे नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है वो हमारा अल्फा सेंचुरी है। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि अल्फा सेंचुरी है, बस आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया, ठीक है, जीके के लिए बताया गया आपको। ओके, द large distances are expressed in other unit known as a light years. It is a distance traveled by light in 1 year. एक लाइट ने हाँ एक साल में कितना ट्रैवल किया, हाँ तो उसे हम एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, फिर हम उसे यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम कहते हैं लाइट ईयर्स। आप इस डेफिनेशन को पढ़ो तो आप अच्छे से डेफिनेटली समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या लिखने की और क्या बताने की कोशिश की गई है ना। देखो ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो आप। लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट। जो लार्ज डिस्टेंस है उसे हम एक अलग यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम कहते हैं लाइट ईयर्स। और इट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक लाइट ने कितना ट्रेवल किया एक ईयर में, तो उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर्स। द स्टार के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्टार के बारे में। द सन अपीयर्स टू राइज। ये सबसे मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। जो सन हमारा अपीयर होता है, हाँ वो सन आपने देखा होगा ना कहाँ से होता है, वो ईस्ट से होता है। एंड हमारा वो सेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में। हम बोलते हैं ना कि जो सूरज हमारा उग रहा है वो ईस्ट से उग रहा है एंड वो डूब कहाँ रहा है, वेस्ट में डूब रहा है। क्योंकि जो हमारा अर्थ है हाँ, वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारा अर्थ है वो रोटेट कर रहा है वेस्ट से लेके ईस्ट, जो कि हमारा ईस्ट छोड़ो आप मतलब समझ गए ना आप कि देखिए वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करने की वजह से ही क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा सन है वो क्या हो रहा है ईस्ट से एंड उग रहा है ईस्ट से एंड सेट हो रहा है वेस्ट में, है ना। बिकॉज जो हमारा अर्थ है वो रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, ठीक है। सो द सन अपीयर्स टू राइज एंड अपीयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टार होता है हाँ, वो हमारा है पोल स्टार। पोल स्टार हमारा कहाँ लोकेट होता है, नॉर्थ में, सब जानते हैं। और आपने एक बात नोटिस की कि पोल स्टार अपनी जगह से हिलता नहीं है एंड वो ब्लिंक भी नहीं करता। सो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि पोल स्टार वो पक्का एक स्टार ही है या फिर एक वो प्लैनेट है ना। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। याद रखना जो स्टार ब्लिंक नहीं करते होता है ना टिमटिमाना, हाँ जो स्टार टिमटिमाते नहीं है हाँ उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। सो अभी तक ये बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ कि पोल स्टार एक प्लैनेट है या फिर वो एक स्टार है। उसे हमने बस बोलने के लिए स्टार कहा गया है, ठीक है, याद रखना। The pole star which is situated in the direction of the earth's axis do not appear to move। वो वहां से मूव नहीं होता। सो हम देखते हैं कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। आपने कभी रात को अगर आप कभी छत पे सोए होगी खटिया लगा के या फिर किसी चीज पे, हाँ तो अपने बहुत बहुत बार तारों को नोटिस किया होगा एंड अपने मन ही मन में अपने तारों की शेप्स बनाई होंगी। जैसे मान लो बहुत सारे तारे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो कुछ लोग क्या करेंगे, तारों को ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो उनको लगेगा एक कैप बन गया एक, है ना, एक कैप बन गया शायद से, है ना, एक कैप बन गया एक। तो ये एक टाइप ऑफ कॉन्स्टिलेशन हुआ, लेकिन ये उनके लिए कॉन्स्टिलेशन, ये साइंटिफिक कॉन्स्टिलेशन नहीं हुआ। सो कॉन्स्टिलेशन होता क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ दैट्स हैव अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। जो एक स्टार मतलब बहुत सारे स्टार क्या होते हैं ग्रुप में रहते हैं हाँ, और वो एक मतलब देखने लायक एक शेप बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। देख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सभी तारों को हम जोड़ देंगे, ये सब तारे तो हम सबको जोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जो तारे बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा टिमटिमा रहे हैं तो उनको हम नोटिस होता है ना कि जो चीज बहुत ज्यादा ब्राइट होती है तो हम उनको नोटिस में लेते हैं। तो वैसे ये सब तारे बहुत ज्यादा ब्राइट है तो हमने इनको नोटिस में लिया। एंड हमें क्या दिख रहा है कि एक शेप फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या शेप फॉर्म कर रहे हैं, या तो ये डब्ल्यू शेप फॉर्म कर रहे हैं या तो ये एम शेप फॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये देखने लायक चीज हुआ ना। तो इसे ही हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। आप एक बार डेफिनेशन पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप स्टॉप करके। उर्सा मेजर, उर्सा मेजर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये होता है ना ग्रंथ हम कि उससे भी रिलेटेड है ना, और ये साइंटिफिक भी है।
Let's read about that. The most famous constellation which can see during summer times in the early part of the night is Ursa Major. पहले मैं आपको बता दूं कि उर्सा मेजर है क्या। ये उर्सा मेजर एक कॉन्स्टिलेशन है, हाँ, जो इसे ये भी एक टाइप का शेप है, हाँ। अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो शायद से ये सप्तऋषि कहलाएगा, है ना। कई लोग को पता भी होगा कि सप्तऋषि क्या होता है। सप्तऋषि एक कॉन्स्टिलेशन है ना। सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन है। सो ये बहुत ज़्यादा फेमस कॉन्स्टिलेशन है, हाँ। और ये इसे ग्रंथों में बहुत ज़्यादा ऊंचा मतलब दर्जा दिया गया है, तो ये इसलिए बहुत फेमस है एंड ये बहुत पास भी है हमारे, ठीक है। उर्सा मेजर, हाँ, इसका साइंटिफिक नेम उर्सा मेजर है और बहुत फेमस कॉन्स्टिलेशन है। और ये हमें मेनली कब कब दिखता है, ये हमें समर टाइम्स में दिखता है, अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में दिखता है। इन इन इज उर्सा मेजर, हमें वो दिखता है उर्सा मेजर, ठीक है। और इसे हम एक बिग डिपर भी कह सकते हैं, है ना, एक बिग डिपर भी कह सकते हैं। और या फिर हम इसे ग्रेट बियर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो शेप फॉर्म करता है और हम शेप को अगर सॉरी अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम पूरा जोड़ जोड़ दूं ना, हाँ, तो एक बियर का शेप ले लेगा। एंड एक सम सप्तऋषि भी कहते हैं संस्कृत में या फिर हिंदी में, मतलब हिंदी स्पिरिचुअल के हिसाब से हम सप्तऋषि भी कहते हैं। अब इसे हम सप्तऋषि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं इन द कॉन्स्टलेशन। इस कॉन्स्टलेशन में 7 प्रोमिनेंट मतलब सबसे 7 मेन स्टार्स, या फिर इसमें 7 स्टार ही होते हैं बस, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं सप्तऋषि। इट अपीयर लाइक लैडल और अ क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है, या फिर हमारा एक लैडल टाइप जैसा दिखता है, ठीक है। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ अ लैडल एंड 4 इन इट्स बाउल। इसके हैंडल में 3 स्टार्स होते हैं एंड इसके बाउल में 4 स्टार्स होते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी इमेज देख लेते हैं और कंफ्यूज होगी वरना। ये देखो, ये हमारा है सप्तऋषि। ये देखो, ये हमारा सप्तऋषि, देखिए यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में इसके 3 हैं। ये देखिए एक टाइप से चम्मच टाइप का, ठीक है। ये इसका हैंडल में इसके 3 स्टार्स और इसके होते हैं ना चम्मच, एक कर्व टाइप में होता है, हाँ। तो इसके इसी में, हाँ, 4 स्टार्स तो बन गए चम्मच टाइप का ये। तो इसे हम सप्तऋषि भी बोलते हैं और इससे एक इमेज भी फॉर्म होती है, देखो ये है ना वो, यहाँ पे सप्तऋषि वो है। तो यहाँ पे क्या भालू भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ये सप्तऋषि के अलावा और भी स्टार्स हैं, वो सब इतना मेन नहीं है। आपको याद रखना है कि इसे हम बिग डिपर भी कहते हैं और इसे हम बियर भी कहते हैं, है ना। सो हमने उर्सा में इधर पढ़ लिया एंड हम देखते हैं हम दूसरा कॉन्स्टेलेशन जो कि हमारा है ओरियन। ये सब मैं कहाँ से लाता हूँ, आपको क्वेश्चन रहता होगा माइंड में। मेरे पास जब मैं पढ़ता था तब मेरे पास तब की बुक है, तब मैं उसमें सब नोट्स बना के उसको पीपीटी में कन्वर्ट करके देन मैं सबको पढ़ाता हूँ। देन हम देखते हैं ओरियन। ओरियन क्या है, हमारा एक टाइप का कॉन्स्टिलेशन है। एंड एक और खास बात ये कि मेरा एक और खुद का चैनल वापस एक और आ रहा है, जियो फिजिक्स या फिर जियो हॉलिक। अभी चैनल का नाम मैंने कंफर्म नहीं किया एंड वो मैं अपने चैनल पे ऐड कर दूंगा, इस चैनल पे, हाँ। सो मैं उसमें चैनल में आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी 6 क्लास से लेके मतलब जितने तक पढ़ाएगा, ठीक है, 9th 10th सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, ओके। हम टॉपिक पे आते हैं अपने। सो ओरियन भी एक कॉन्स्टिलेशन है ना। ओरियन कैन बी सीन ड्यूरिंग, ओरियन को हम तब देख सकते हैं जब हमारी विंटर टाइम हो, ठीक है। विंटर टाइम में लेट इवनिंग टाइम में क्या हम देख सकते हैं, ठीक है। और इट हैज 7 और 8 ब्राइट स्टार। इसमें 7 या फिर 8 ब्राइट स्टार होते हैं। इसका मतलब ये 7 या फिर 8 स्टार से अपना एक ओरियन फॉर्म करता है, ठीक है। ओरियन इज कॉल्ड द हंटर, ओरियन को हम हंटर भी कहते हैं। और जो उसके मिडिल में ना 3 स्टार्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक हंटर की बेल्ट। आप पहले पढ़ लो उसका इमेज देखने तो आप अच्छे से समझ जाओगे। The four bright stars appear to the arrange the form of a quadrilateral। और बाकी जो 4 स्टार है ना, वो एक टाइप की क्वाड्रिलेटर फॉर्म करता है। क्वाड्रिलेटर मैथ्स का है ना, सब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to the Orion। जो सबसे brightest star है ना हमारे स्काई में, हाँ, सीरियस, हाँ, इसको भी नोट कर लेना। सीरियस हमारे सबसे brightest star है हमारे
हमारे ठीक है स्काई में, हाँ, जो कि ओरियन जस्ट पास ही लोकेट करता है, ठीक है। ओरियन देखे हमने, ओरियन का एक हंटर, एक शिकारी की इमेज फॉर्म करता है, ये देखिए, इतना भूल जाओ कि जितना है, ठीक है। तो ये क्या है, क्या ये टाइप का क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसे क्वाड्रिलेटर कहा गया। और ये तीनों चीज मिला के बेल्ट टाइप का फॉर्म किया गया, एंड बाकी का नीचे भी क्वाड्रिलेटर फॉर्म किया गया। एंड इसकी रियल इमेज ये देखो क्या हो रहा है, ये पूरा, ये इसकी बेल्ट मिला के, इसका क्वाड्रिलेटर मिला के, सब मिला के क्या हो रहा है, ये एक क्या फॉर्म कर रहा है, एक हंटर। ये देखिए हंटर की इमेज दिखेगा ना आपको, एक एक इंसान, एक मतलब कोई भी है, मतलब हाँ, उसने एक हाथ में तलवार लिया है, एक यहाँ पे शील्ड लिया है, उसने कपड़े पहने हैं, एंड उसकी बॉडी का शेप है ना ये। तो ये तुम्हारा ओरियन के बारे में। एंड हम देखते हैं अपना तीसरा कॉन्स्टिलेशन, जो कि हमारा है कैसियोपिया, सॉरी, कासियोपियो, कासियोपियो, कैसियोपियो, बड़ा अजीब नाम है इसका। कासियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्थर्न स्काई, ये हमारे नॉर्थर्न स्काई में दिखता है। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर, ये भी हमारा विंटर के टाइम दिखता है, इन अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, ये अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में दिखता है हमारे। और ये हमारे लुक लाइक का, ये डब्ल्यू और एम की शेप में दिखता है थोड़ा बहुत, जो मैं आपको दिखाया था ना स्टार्टिंग में कॉन्स्टलेशन में, हाँ, तो यही है वो, ये हमारा क्या, कैसियोपिया है ना, ये हमारा कैसियोपिया है। सो इसमें हमारे कितने, इसमें देखो हमारे कितने स्टार्स होते हैं, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, पाँच, छः, इसमें छह स्टार्स होते हैं, है ना। इसमें छह स्टार्स होते हैं, जो कि एक डब्ल्यू या फिर एक एम का शेप फॉर्म करते हैं। इसकी ड्राइंग देख लेते हैं। ये देखिए, ये कैसियोपिया क्या है, एक लड़की का फॉर्म कर रहा है, ठीक है, पिक्चर जिसमें एक लड़की वो था ना, मेकअप कर रही है, हाँ। तो उस टाइप में ये फॉर्म कर रहा है, ये एक स्टार, ये एक स्टार ऐसे हो गया है, डब्ल्यू फिर एम फॉर्म कर रहा है, तो एक गर्ल का इमेज फॉर्म हो रहा है। सो ये सब तो था इस पीपीटी बारे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कुछ और भी चीजें होती हैं हमारे सोलर सिस्टम में। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।